गुड मॉर्निंग बच्चों आज चैप्टर 1 में क्लास 10th में हम आगे पढ़ेंगे शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन चैप्टर के अंतर्गत। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत, दूसरा पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली बाधाएं, ठीक है, और थर्ड है आपका मितव्ययता के नियम। ये 3 टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। पहला आता है पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत के अंतर्गत नंबर 1, जब भी हम कोई बजट बनाते हैं तो उसमें निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जो हमें सिद्धांत कुछ होते हैं जो हमें उनका पालन करना चाहिए, जैसे परिवार की अनुमानित आय का ज्ञान, ठीक है। जब परिवार के आय की जानकारी होगी तो बहुत अच्छी तरह से बजट बनाने की में सहायता मिलेगी, ठीक है। सही आय का, परिवार की आय का सही ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। अतः परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनको अपनी आय का सही विवरण देना चाहिए और परिवार की आय के सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, भवन किराया, ठीक है, उद्योग, इन सब से जो भी आय हमारी हो रही है वह सब हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। सेकंड आता है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे, कि बजट बनाते समय हमें जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको आकस्मिक जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर उसमें बजट बनाना चाहिए। फिर आता है पारिवारिक बचत का प्रावधान। बचत का प्रावधान कैसा, कि जब भी हम बजट बनाते हैं तो उसके लिए हमें बचत से संबंधित अपनी जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। बजट बनाने में अनिवार्य रूप से बचत का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए कोई नियम तो नहीं है कि कितनी बचत करनी चाहिए, जितनी भी हमारी उसमें पॉसिबल हो सके हमें उतना उसके अंदर बजट में रखना चाहिए। फिर आता है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आकस्मिक आवश्यकताएं आप जानते हैं कि जो अचानक से आवश्यकताएं हो जाती हैं उनको पूरी करने के लिए, ठीक है, उनका भी हमें इसमें प्रावधान रखना चाहिए जब बजट बना रहे होते हैं। फिर आता है भविष्य के नियोजन की व्यवस्था। भविष्य के नियोजन में बजट बनाने में इस सिद्धांत को भी मान्यता दी गई है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य परिवार का भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है, जो भविष्य में आने वाली जो आवश्यकताएं होती हैं। सामान्यतः जो बच्चों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह आदि पर भविष्य में पर्याप्त व्यय करना पड़ता है, अतः संभावित व्यय के लिए समुचित प्रावधान इसका होना चाहिए। फिर आता है बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। लचीलेपन की कैसी, कि पारिवारिक बजट जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें किसी माह में परिस्थिति के में अचानक कोई भी परिवर्तन हो सकता है और ऐसी स्थिति में बजट में कटौती की जा सकती है। इस कारण बजट सैद्धांतिक रूप से कठोर नहीं वरन लचीला होना चाहिए और उसमें, ताकि हम उसमें परिवर्तन कर सकें। नंबर 7 आता है मासिक बजट को वार्षिक बजट के अनुसार तैयार करना। जैसे कि कुछ लोग क्या होता है अपना बजट मासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर बनाते हैं, लेकिन कुछ मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही तैयार करना चाहते हैं। जैसे मासिक बजट तैयार करते समय वार्षिक आय और व्यय का समुचित ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है बजट का मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन कैसे है, कि जब भी हम कोई बजट बना रहे हैं, बजट को अधिक उपयोगी संतुलित बनाने के लिए आगामी माह का, आने वाले जो माह होता है, मंथ होता है, उसके लिए बजट तैयार करने से पहले हम पिछले बजट का मूल्यांकन हम इसके अंदर करते हैं। मूल्यांकन से हमें ज्ञात हो जाता है कि परिवार को व्यय की गई जो राशि है उससे वांछित संतोष प्राप्त हुआ है या नहीं, ठीक है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है या नहीं, यह पता हम उसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इसका हमारा टॉपिक पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली बाधाएं, ठीक है। अब हम जब बजट बना रहे होते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जो उसमें हमारी बजट बनाने में हमें प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है। नंबर 1, अशिक्षा व अज्ञानता, ठीक है। क्या है अशिक्षा, कि हमारा देश आप जानते हैं ग्रामीण जनता प्राय देश है हमारा, ठीक है, और उसके लिए व्यवस्थित जो बजट बनाना होता है, उसका पालन करना होता है, तो यह संभव पूरी तरह से नहीं हो पाता। अशिक्षित जो गृहिणियाँ हैं वह बजट बनाने में इतनी निपुण नहीं होती, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। हिसाब किताब जो होता है घर का रखना, या आपने देखा भी होगा जो पढ़े लिखे नहीं होते या किसी भी तरह से आप कह दीजिए उनमें अशिक्षा है या अज्ञानता है, तो वह बजट बनाने में सक्षम नहीं हो पाती। तो ये हमारे सामने एक बाधा है। दूसरा है बजट के प्रति उदासीनता। उदासीनता में क्या है,
कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम बजट बनाकर चलेंगे तो हमें कितना इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर कुछ लोग होते हैं, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, बजट खर्चा हमारा चल रहा है, ठीक है, हमें सब ठीक चल रहा है, तो वो इसको एक झंझट समझते हैं और इसका पालन नहीं करते। तो यह उदासीनता बजट के प्रति भी उनमें देखी जाती है। फिर आता है समाज में प्रचलित कुरीतियाँ, जैसे परिवार में प्राय गृहिणी को अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देने की अनुमति और स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। वहाँ पुरुष प्रधान परिवार होते हैं, तो इसलिए वो बजट में कोई व्यवहार में नहीं लाते। फिर आता है कि समाज में प्रचलित जो प्रथाएं हैं लोगों को अनावश्यक व्यय करने के लिए बाध्य कर देती हैं, जैसे नामकरण हुआ, कर्णछेदन है, संस्कार है, मुंडन है, संस्कार है, विवाह, अंत्येष्टि वगैरह, ये सब हैं। ये सब इन चीज़ों को बाध्य करती हैं कि जब हम बजट बना रहे होते तो वह बिगड़ जाता है। ऐसे अवसर पर होने वाले जो अनावश्यक व्यय के कारण पारिवारिक बजट सफल नहीं हो पाते। तो क्या होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता है, ठीक है। फिर आता है सरकारी भय। कुछ परिवारों में बजट इसलिए भी नहीं बनाया जाता क्योंकि उनके लिए बजट के आय व्यय रिकॉर्ड को गोपनीय रख पाना संभव नहीं हो पाता, और बनाया गया बजट आयकर विभाग के हाथ लग जाने से परिवार की हमारे इसमें क्षति पहुंच सकती है। तो इस तरह से कुछ बाधाएं भी हैं जो हमें बजट बनाने में फेस करनी होती हैं। इसके बाद आता है मितव्ययता के नियम। मितव्ययता के नियम में क्या है, नंबर 1 धन का नगद भुगतान। नगद भुगतान में क्या है, कोई भी आप घरेलू वस्तु की खरीदारी करते समय, ठीक है, सदैव नगद भुगतान करना होता है, क्योंकि किस्तों अथवा उधार पर जो हम सामान खरीदते हैं वह व्यक्ति को वस्तु के मूल्य के साथ साथ उसका ब्याज भी देना पड़ता है। इसीलिए नगद खरीदारी करने पर कभी कभी उन वस्तुओं पर कुछ छूट दी जाती है और या फिर अन्य सामान इसके अलावा भी हमें मिल जाता है। फिर आता है मितव्ययता के नियम में, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार खरीदना। मितव्ययता होता क्या है, मितव्ययता है कि मितव्ययता धन का अपव्यय होने से बचाव का तरीका है। इसे कंजूसी नहीं कहा जा सकता। मितव्ययता के लिए परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना भी नहीं की जा सकती, बल्कि इसे सूझबूझ द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। मितव्ययी होने के लिए वस्तुओं के मूल्य की जानकारी, अन्य उत्पादों की कीमतों की तुलना और वस्तु के गुण, दोष, कीमत, ये सभी हम इसमें ध्यान रखते हैं और तब हम अपनी कुछ बचत कर सकते हैं। फिर आता है नंबर 2 आवश्यकता के अनुसार खरीदना। बच्चों, जब भी कोई हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें वस्तु बिल्कुल जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हम तभी खरीदें। और अगर हमारा किसी ज़रूरत तो होती है लेकिन काम चल जाता है, हम उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, तो हमें उस पर अनावश्यक व्यय नहीं करना चाहिए। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार ही हमें खरीदारी करके अपनी जो धन है उसकी बचत करनी चाहिए। इकट्ठी वस्तुओं को खरीदारी करना, आप जानते हैं अगर हम इकट्ठे में एक सामान लेते हैं तो वह हमें सस्ता पड़ जाता है, और अगर हम उसको खुला लेंगे, अलग अलग करके लेंगे तो वो हमें महंगा पड़ता है। इसीलिए आप वहाँ पर इकट्ठी वस्तुएं पॉसिबल हो, जितनी ज़रूरत है उतनी आप इकट्ठी एक साथ वस्तुएं खरीदारी करें। खाद्य संरक्षण विधि का ज्ञान। खाद्य संरक्षण विधि का ज्ञान कैसा, कि हमें इसके लिए खाद्य जो संरक्षण की विधि होती है, जैसे नमक द्वारा हम किसी वस्तु को स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, तेल में रख सकते हैं, ठीक है, सॉस, चटनी, ये सब, अचार, ये सब बनाकर हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। इसी तरह से इन सब चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम कोई भी सामान खराब ना होने दें। फिर आता है विश्वसनीय स्थान से ही खरीदारी करना, ठीक है। विश्वसनीय स्थान से आप खरीदारी करते हैं, एक तो वहाँ से आपको चीज़ ठीक मिल जाती है, साफ़ सुथरी मिल जाती है, दूसरा आपके कुछ पैसे उसमें बचत के हो जाते हैं। फिर आता है सस्ते पौष्टिक गुणों वाले भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना। हमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा सस्ते के चक्कर में हम ख़राब सामान ले आएँ, ठीक है। अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भी हमें खर्चा करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा सामान ला सकें और पौष्टिक गुण वाले जो हम भोज्य पदार्थ है उनका सेवन कर सके। फिर आता है गृह कार्य स्वयं करना। आप जानते हैं घर के कार्य अगर गृहिणी स्वयं करती है तो हमारे कितने ही पैसे इसमें बच जाते हैं, तो वहाँ पर हम बचे हुए पैसों का सदुपयोग अपने अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए गृह कार्य भी स्वयं करने से हम मितव्ययता के एक नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके थे बजट वाले चैप्टर के पॉइंट्स जिनको आज हमने कवर किया है। इसके बाद एंजल्स का सिद्धांत आता है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।